नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, किन को होता है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे इसको पहचानें, डायग्नोस करें और कैसे ट्रीट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एट्रियल फिब्रिलेशन एक अरिथमिया है, कार्डियक डिजीज़ है, हार्ट का डिजीज़ है। तो उससे पहले मैं आपको हार्ट के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि एट्रियल फिब्रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। एट्रियल फिब्रिलेशन में पहले हार्ट होता है। जैसे हार्ट एक पंपिंग सिस्टम है जो ब्लड को पंप करता है, हमारी बॉडी में चारों तरफ ब्लड को सर्कुलेट करने का काम है। तो उसके लिए एक एनर्जी सोर्स होता है जहां से एनर्जी जनरेट हो, तो वो बोलते हैं ऐसे नोड। पर एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं होने के कारण एट्रियास से इरेगुलर रिदम सिक्रीट होता है। तो उसमें क्या होता है, हार्ट ऐसे पंप करता है, एट्रिया से पंप किया, वेंट्रिकल में ब्लड गया। पर यहाँ क्या होगा, एट्रिया में पूरा पंपिंग नहीं होगा, ऐसे हल्का धीरे धीरे पंपिंग होगा, पर वो बहुत रैपिड होगा, बहुत तेज पंपिंग होगा, पर वो पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा जो ऐसे नोड की वजह से हो रहा था। ठीक है, ये समझ में आया। इस टर्म को हम बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। अब इससे क्या होगा, जब पूरा पंपिंग नहीं हो पा रहा है, एट्रिया इरेगुलरली पंप कर रहा है, तो बॉडी में क्लॉट बनने के चांस होंगे। हार्ट में यहाँ क्लॉट बन जाएगा, छोटा छोटा खून का थक्का। अब ये थक्का ब्रेन में जाके स्ट्रोक कर सकता है, लकवा ला सकता है। ठीक है, उसके अलावा पैरों में चला गया तो डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हार्ट में वो क्लॉट अटक गया तो हार्ट अटैक। उसके अलावा किडनी में गया तो किडनी खराब कर देगा, लीवर में गया तो लीवर खराब कर देगा। जिस ऑर्गन में वो ट्रेवल करके पैरों में चला जाए तो पैरों के अंदर ब्लॉकेज करके वो गैंग्रीन भी कर सकता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में इंपॉर्टेंट है एट्रियल फिब्रिलेशन ट्रीट करना, उसके साथ साथ उसके कॉम्प्लिकेशन और क्लॉट को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब एट्रियल फिब्रिलेशन किन को होता है, देखो किन को होता है ये समझेंगे। एल्डरली एज, जिनका एज 50 क्रॉस हो जाता है, जैसे कि उम्र बढ़ती है तो हड्डियां कमजोर होती है, वैसे ही अरिथमियास के चांसेस बढ़ती उम्र के साथ आते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको और चीज समझाता हूं एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ। एट्रियल फिब्रिलेशन जैसे स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें रिस्क फैक्टर है। जिनका डिसलिपिडीमिया है उनमें रिस्क फैक्टर है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई रहता है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, वॉकिंग एक्सरसाइज वगैरह करते नहीं हैं, जंक फूड खाते हैं, ओबीज हैं, इन सब में रिस्क फैक्टर है। ठीक है, उसके अलावा किसी को वल्वुलर हार्ट डिजीज, जैसे कि हार्ट की वॉल खराब है, ठीक है, तो उनमें रिस्क फैक्टर होता है। तो ये सारी चीजें आपका रिस्क फैक्टर इंक्रीज करती है एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण। या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पहले से हो, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो आपको। कई बार क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हम पहचानें कैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या सिम्टम्स आएंगे, पाल्पिटेशन, जैसे हार्ट नॉर्मली धड़कता है, धक 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 धक, ठीक है, पर एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में कैसे होगा, टुक 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 टुक। तो मतलब इरेगुलर रिदम आपको सुनाई देगी। नॉर्मल हार्ट रेट, जब दिल धड़क रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आपको भी सुनाई नहीं देगा नॉर्मल केस में, पर एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में सुनाई देने लगता है, पाल्पिटेशन होने लगता है, दुक 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 दुक। और कैसे फील करेंगे आप, ये रेडियल आर्टरी है, यहाँ पे पल्स फील कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत रैपिड इरेगुलर आपको फील होगा। उसके अलावा एग्जैक्ट जानने के लिए ईसीजी कर सकते हैं। ईसीजी में एट्रियल फिब्रिलेशन में हम क्या क्या देखते हैं, पी वेव एब्सेंट होता है, मतलब साइनस रिदम नहीं है। आर इंटरवल्स इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता, मतलब रेगुलर उसमें डिस्टेंस नहीं होता है। और फिब्रिलेटिंग वेव्स रहेंगी। तो ये है एट्रियल फिब्रिलेशन। और सिम्टम्स क्या होते हैं, घबराहट, बेचैनी, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, ठीक है, चेस्ट पेन, ये सिम्टम्स आ सकते हैं। कई बार क्या होता है, पेशेंट ओपीडी में लेट आता है इमरजेंसी में, जैसे हार्ट अटैक के साथ आया। अब वो हार्ट अटैक क्यों आया, एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से। ठीक है, या फिर पेशेंट कई बार आता है कि कार्डियक फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, पर वो किसके कारण हुआ, एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण। कई बार पेशेंट बहुत सीवियर चेस्ट पेन लेके आता है तो हमें पता चलता है ईसीजी में ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब एट्रियल फिब्रिलेशन को प्रिवेंट कैसे करें,
मैंने आपको हमेशा बताया वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, हेल्दी लाइफ स्टाइल लें, स्ट्रेस अवॉइड करें, इसके लिए मेडिटेशन करें। और अब उसके बाद क्या होगा, स्मोकर हैं तो स्मोकिंग बंद करें, ताकि ये एट्रियल फिब्रिलेशन जैसे सिम्टम्स आपको आए नहीं, एट्रियल फिब्रिलेशन हो नहीं। ठीक है, उसके अलावा अब ट्रीटमेंट, एट्रियल फिब्रिलेशन हमें दिख रहा है ईसीजी में है, पेशेंट सिम्टोमेटिक है, तो इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रहेगा बीटा ब्लॉकर्स हम दे सकते हैं जो हार्ट रिदम को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन को एक घर पे कैसे हम डायग्नोस करें वो भी बता देता हूं। आपके पास एक पल्स ऑक्सीमीटर होगा घर पे, कोरोना में हर आदमी ने खरीदा था, मार्केट में शॉर्टेज हो गई थी, तो उसमें SpO2 बताता है और पल्स बताता है। तो पल्स अगर एट्रियल फिब्रिलेशन में देखेंगे तो ऐसा होगा, कभी 100 आ रहा है, कभी 160 आ रहा है, कभी 130 आ रहा है, कभी 180 आ रहा है, कभी 90 आ रहा है, तो ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। मतलब पल्स वेरी करेगा, एक जगह कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब नॉर्मल पल्स कितना है, 60 to 90, 60 से लेके 90 तक। अगर जैसे मैं अपना पल्स देखूंगा SpO2 और पल्स, तो 84 दिखा सकता है, थोड़ा दौड़ के आऊंगा तो 94, 84, फिर एक जगह स्टेबल हो जाएगा तो 82, 83, 82, 83, इट्स ओके। ठीक है, वो एक नॉर्मल वेरिएशन है, या 70 दिखा दे, 60 दिखा दे तो वो नॉर्मल है। पर एट्रियल फिब्रिलेशन आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर में वेरी कर रहा है, पल्स बहुत ज्यादा रीडिंग वेरी कर रही है। ठीक है, ये हो गया एट्रियल फिब्रिलेशन पहचानने का पल्स ऑक्सीमीटर से। पाल्पिटेशन है, सिम्टम्स हैं, चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वो सब चीजें हैं। तो पहले डायग्नोस, उसके बाद ECG कंफर्मेटरी। अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, और ट्रीटमेंट में बीटा ब्लॉकर्स दिया, उसके बाद सेकंड लाइन हम अमियोडेरोन नाम की दवाइयां दे सकते हैं। खुद से तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कब तक लेनी है, कितना डोज लेना है, कैसे लेना है और आपको क्या सूट करेगा। ठीक है, अब ये जो दवाइयां होती हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कोई अस्थमेटिक है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन है, तो बीटा ब्लॉकर हम उसमें अवॉइड कर सकते हैं, या देंगे तो बीटा सेलेक्टिव देंगे। ठीक है, कार्डियो सेलेक्टिव। ठीक है, उसके अलावा अमियोडेरोन दे सकते हैं, अमियोडेरोन दे सकते हैं अगर पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, लीवर फाइब्रोसिस है, तो अमियोडेरोन अवॉइड करते हैं। ये ध्यान रखना है, कब कौन सी दवाई नहीं देनी है ये इंपॉर्टेंट है। दवाई देनी है ये इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर उससे पहले किस बंदे को कौन सी दवाई नहीं देनी है, वही एक अच्छा डॉक्टर है जो जानता है किसको कौन सी दवाई नहीं देनी है। उसके अलावा एंटीकोगुलेंट्स हमें देने पड़ेंगे पेशेंट को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थक्के जम जाते हैं, तो थक्के जम जाते हैं तो एंटीकोगुलेंट्स देंगे। ठीक है, अगर वल्वुलर हार्ट डिजीज वगैरह है तो हम वॉरफेरिन दे सकते हैं पेशेंट को। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस, डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेस और कॉज को रूल आउट करेंगे कि एट्रियल फिब्रिलेशन होने के पीछे कारण क्या है। एट्रियल फिब्रिलेशन के कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दिया था, स्ट्रोक हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, लीवर, किडनी वगैरह, हार्ट वगैरह को डैमेज कर सकता है एट्रियल फिब्रिलेशन। तो मुझे लगता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको भी ऐसी तकलीफ है, एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह है और आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके मैसेज करें। थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार।